हेलो फ्रेंड्स, आज हम इवैल्यूएशन सिस्टम के बारे में आप लोग को बताएंगे। इवैल्यूएशन सिस्टम यानी कि मूल्यांकन प्रणाली। आम भाषा में यदि हम इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन के बारे में अगर हम देखें तो मूल्यांकन का अर्थ यही होगा कि मूल्य प्लस आकलन, किसी चीज़ का या किसी प्रोसेस का उसके मूल्य का आकलन करना, उसकी वैल्यूज़ का एस्टीमेट निकालना हम कह सकते हैं। आज हम इवैल्यूएशन सिस्टम को टीचिंग जो एप्टीट्यूड है उसमें उसका क्या रोल है उसके बारे में देखेंगे, और जो है कि टीचिंग के लिए जो है कि क्यों इम्पॉर्टेंट होता है इसको भी जानेंगे। तो इसमें हम कुछ टॉपिक्स को दोस्तों हम कवर किए हैं, जिसमें सबसे पहले हम मीनिंग की बात करेंगे, क्या अर्थ है उसका। उसके बाद ऑब्जेक्टिव की बात आता है। उसके बाद जो है कि इम्पोर्टेंस यानी क्या महत्व है। टाइप्स, किस किस रूपों में जो है कि इवैल्यूएशन किया जा सकता है। CBCS, CBT, इन जो है कि एस्पेक्ट्स पे चर्चा करेंगे। तो आइए हम कंटिन्यू करते हैं एक एक करके। यदि हम मीनिंग की बात करें तो जो इवैल्यूएशन सिस्टम है एजुकेशनल डेवलपमेंट में एक न्यू अप्रोच है दोस्तों। इसके थ्रू जो मेजरमेंट होता है इवैल्यूएशन के थ्रू, वो जो है कि अचीवमेंट को देखता है, यानी कि एक लर्नर के अचीवमेंट को देखता है। उसके बाद जो है कि ये जो है ऑब्जेक्टिव, इसका जो होता है उद्देश्य ये होता है करिकुलम को या किसी भी पाठ्यक्रम को देखना। मीन्स डिफरेंट जो भी ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने वाले पाठ्यक्रम है उसको, उसके स्तर को निर्धारित करना, इसका एक हम अर्थ निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले आते हैं कि ये देख सकते हैं कि एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यानी कि एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। वो किस वे में चलती है दोस्तों? वो पॉजिटिव वे में चलती है। उसके बाद आता है लिमिट्स ऑफ एजुकेशन, यानी कि जो शिक्षा की सीमाएं हैं उनको निर्धारित करना भी इसका एक हम जो है कि कॉन्सेप्ट बता सकते हैं। फिर लेवल ऑफ अचीवमेंट, यानी कि जो उपलब्धि है, जैसा कि हमने आगे पहले बताया कि अचीवमेंट और जो भी है उपलब्धि है उसके स्तर को जानना कि क्या एक लर्नर जो है अचीव करता है, क्या उसकी उपलब्धि है। लेकिन दोस्तों केवल अचीवमेंट की ही बात नहीं करता है, वो उसके साथ साथ करिकुलम की बात करता है, यानी कि क्या पाठ्यक्रम है। दोस्तों करिकुलम और सिलेबस में बहुत कन्फ्यूजन रहता है, हम आगे करिकुलम पे डिस्कस करेंगे, करिकुलम के बारे में भी डिस्कस करेंगे। पहले हम इस पे हम जो इसकी मीनिंग क्या है इवैल्यूएशन का उसकी बात कर लेते हैं। तो फिर एक लास्ट जो आता है दोस्तों, इसमें जजमेंट, यानी कि एक निर्णय पे पहुंचते हैं। यानी इन सारे प्रोसेस से पहले एक कंटिन्यूअस प्रोसेस जो चलता है उसमें एजुकेशन के लिमिट को निर्धारित करते हैं, फिर लेवल ऑफ अचीवमेंट, करिकुलम एंड फिर एक निर्णय पे आते हैं, एक जजमेंट लेते हैं। तो इस तरीके से इसका लिटरली मीनिंग ये हो सकता है कि इसमें जो है कि एक प्रोवाइड जजमेंट, यानी कि निर्णय देना। एडम्स महोदय ने इसकी एक डेफिनेशन दिया है इवैल्यूएशन का जो है टीचिंग एप्टीट्यूड में। उन्होंने कहा है कि टू डिटरमाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ एनी प्रोसेस एंड थिंग्स, कोई भी प्रक्रिया हो या वस्तु हो, उसके महत्व का निर्धारण करना, उसके इम्पोर्टेंस को निर्धारित करना ही इवैल्यूएशन है। इसके बाद दोस्तों जो है हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं कि किस किस ऑब्जेक्टिव को लेकर इवैल्यूएशन सिस्टम काम करता है। तो इसमें सबसे पहले आता है एजुकेशनल अचीवमेंट, यानी कि जो शैक्षणिक उपलब्धि है उसको जानना इसका उद्देश्य है। फिर बात आता है इंस्ट्रक्शन एंड काउंसलिंग का, ये स्टूडेंट को परामर्श देता है, निर्देशन देता है कि किस तरीके से काम को करना चाहिए, किस तरीके से जो है उसकी जो बाधाएं आ रही हैं उसको सॉल्व करना चाहिए, उससे रिलेटेड देना भी इसका ऑब्जेक्टिव है। फिर थर्ड नंबर पे आता है एस्टीमेट ग्रेड एंड प्रोग्रेस, जो भी स्टूडेंट के ग्रेड्स आ रहे हैं, प्रगति हो रही है, उसका आकलन करना भी इसका उद्देश्य है। प्राइज एंड स्कॉलरशिप, स्टूडेंट की एबिलिटी के अनुसार जो है जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, स्कॉलरशिप दिए जाते हैं, उसको भी जानना इसका एक ऑब्जेक्टिव है। डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, स्टूडेंट के प्रॉब्लम्स
हुआ डायग्नोसिस करना यानी निदान करना, उसका उपचार करना भी इसका उद्देश्य है। इसके बाद आता है टीचिंग मेथड्स रिफॉर्म, यानी कि जो टीचिंग के मेथड हैं, जो इफ़ेक्टिव करने वाले कारक हैं, उसमें किस तरीके से सुधार किया जाए, कैसे उसका डेवलपमेंट किया जाए, ये सारी चीज़ें करना भी इसका ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है। इसके बाद दोस्तों जो है कि हम इसके इम्पोर्टेंस की बात करते हैं कि यानी कि क्या इवोल्यूशन सिस्टम का जो है कि इम्पॉर्टेंट रोल है, महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है टीचिंग एप्टीट्यूड में। तो इसमें सबसे पहले स्टूडेंट का जो गोल डिटर्मिनेशन होता है, यानी कि एक स्टूडेंट किस एस्पेक्ट से, कॉग्निटिव एस्पेक्ट, उसका इमोशनल एस्पेक्ट, साइकोमोटर एस्पेक्ट, ये सारी चीज़ों को जो है कि स्टूडेंट के गोल निर्धारण में बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखता है दोस्तों। तो इस चीज़ों को निर्धारण में जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। फिर स्टूडेंट सेंटर एक्टिविटी, जो भी छात्र केंद्रित क्रियाएं हैं दोस्तों, उसकी भी बात करता है। जैसे कि छात्र जो है अधिक से अधिक प्रैक्टिस और अच्छे रिजल्ट लाएं, उसकी बात की जाती है। फिर उसके बाद आता है कोऑपरेटिव प्रोसेस। इसका महत्व जो है कि एक जो सहकारी जो प्रक्रिया होती है, जिसमें टीचर, स्टूडेंट और उसके फ्रेंड सर्किल को लेकर इवैल्यूएशन की क्रिया की जाती है, उसमें भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है वो इसका योगदान होता है। यानी कि टीचिंग प्रोसेस जो होता है इन तीनों के मिलकर ही होता है, और उसके बाद ही यह जो है कि इवैल्यूएशन प्रक्रिया जो है की जाती है, यानी इसमें बहुत ही इसका महत्वपूर्ण रोल होता है। फिर सिलेक्शन, अपॉइंटमेंट, प्रमोशन एंड डिसीजन, यानी कि जो भर्ती की प्रक्रिया होती है, चयन की प्रक्रिया होती है, पदोन्नति और एक निर्णय लेने की जो क्षमता आता है, वो सारी चीज़ों में ये अपना महत्वपूर्ण योगदान करता है। इसके बाद स्टूडेंट मोटिवेशन, यानी कि स्टूडेंट में सेल्फ मोटिवेशन लाने का काम, प्रोत्साहन कैसे आए, कैसे वो जो है कि नई नई चीज़ों को करे, यानी कि उसका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और जो वीक पॉइंट्स है वो स्टूडेंट कैसे स्टूडेंट के प्रॉब्लम्स को, यानी इन सारी चीज़ों को कैसे समझा जा सकता है, उसके बाद उसे किस तरीके का इंस्ट्रक्शन दिया जा सकता है, इसके बाद मतलब कि बेटर गाइडेंस कैसे दी जा सकती है, ये हम कह सकते हैं। ये फैसिलिटेट्स प्लानिंग भी करता है, जो भी योजना बनती है उसमें भी सुविधा पहुंचाता है। और ये जो है रिवीजन ऑफ करिकुलम, यानी कि जो करिकुलम है उसके रिवीजन करने में भी महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। फिर उसके बाद एजुकेशन संबंधित जो भी प्रोग्रेस रिपोर्ट होते हैं पेरेंट्स को देना होता है, उसमें भी अपना इम्पॉर्टेंट रोल जो है निभाता है। इस तरीके से दोस्तों जो है कि इवैल्यूएशन सिस्टम के हम इम्पोर्टेंस को जाने हैं। इसके बाद जो है हम इवैल्यूएशन सिस्टम के टाइप्स को, यानी कि किस किस आधार पे मूल्यांकन की प्रक्रिया की जा सकती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम अकॉर्डिंग टू बेसिक नेचर के से देखते हैं आधार पे, कि इसमें जो है कि 2 टाइप्स हैं, क्वांटिटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटिव की यदि बात करें दोस्तों, तो इसमें रिटन, ओरल एंड प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के थ्रू जो है स्टूडेंट का इवैल्यूएशन किया जाता है। फिर क्वालिटेटिव की बात करें तो इसमें जो है ऑब्जर्वेशन एंड इंटरव्यू के थ्रू जो है एक स्टूडेंट के बिहेवियर को देखा जाता है, एक चेकलिस्ट तैयार की जाती है, रेटिंग स्केल एंड कम्युनिटी रिकॉर्ड्स बनाए जाते हैं क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन करने के लिए। सेकेंड पॉइंट पे आता है कि जो है अकॉर्डिंग टू बेसिस ऑफ फेज ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि जो फेजेस हैं इंस्ट्रक्शन के उसके अकॉर्डिंग इसमें जो है प्लेसमेंट इवैल्यूएशन है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है, समेटिव इवैल्यूएशन है। प्लेसमेंट इवैल्यूएशन की बात करें दोस्तों, तो ये एंट्री बिहेवियर, यानी कि जब एक स्टूडेंट किसी प्रोग्राम में या किसी क्लास में प्रवेश करता है तो उसका उस टाइम में व्यवहार कैसा है, यानी उसका प्री नॉलेज कैसा है, वो प्लेसमेंट इवैल्यूएशन के थ्रू जानते हैं। फिर उसके बाद फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन आता है। ये एक तरह से हम कह सकते हैं आंतरिक मूल्यांकन की बात करता है। इसमें स्टूडेंट का फीडबैक लिया जाता है, उसके फेलर और सक्सेस के बारे में चर्चा की जाती है, स्पेसिफिक जो लर्निंग एरर आ रहे हैं उसके बारे में समझा जाता है, यानी कि इसमें मास्टरी इन कंटेंट, जो कंटेंट्स होते हैं उसमें मास्टरी हासिल कर लिया जाता है। इसमें कौन कौन से टेस्ट होते हैं दोस्तों, इसमें यूनिट इंड टेस्ट होता है, मंथली और क्वार्टरली टेस्ट फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में किया जाता है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन दोस्तों, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन जो होता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के साथ ही साथ होता है, और इसमें जो है
एक जो भी काज ऑफ प्रॉब्लम है या सॉल्व लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ का काम करता है, यानी कि जो प्रॉब्लम है उसको उसी टाइम में जो है कि सॉल्व करने की बात की जाती है। इसमें जो टीचर होता है इमीडिएट एक्शन लेने की बात करता है, जो रॉन्गनेस आता है प्रोग्राम में उसे सॉर्ट आउट करता है। तो इस तरीके से ये जो है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के साथ ही चलता है। फिर समेटिव इवैल्यूएशन होता है दोस्तों। इस इवैल्यूएशन को नाम से ही जान सकते हैं कि ये अंतिम इवैल्यूएशन है, यानी कि ये एक तरह से एक्सटर्नल इवैल्यूएशन है जो बाह्य रूप से मूल्यांकन करता है और एकदम लास्ट में होता है। इसमें तो जो है दोस्तों की ओरल रिपोर्ट्स और प्रोजेक्ट्स की बात होती है और इसमें एक लर्नर को सर्टिफाई कर दिया जाता है गुड और सेटिस्फैक्ट्री में। इसमें टीचर मेड अचीवमेंट टेस्ट की भी बात की जाती है। इस तरीके से दोस्तों समेटिव इवैल्यूएशन है। इसके बाद थर्ड नंबर पे आता है अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ रेफरेंस, क्राइटेरियन रेफरेंस, नॉर्म रेफरेंस इवैल्यूएशन। दो तरह के इसमें जो है इवैल्यूएशन किए जाते हैं। क्राइटेरियन रेफरेंस की बात करें दोस्तों तो ये सबसे पहले ग्लेसर महोदय ने 1963 में इसका यूज किया था। इसमें जो है ग्रुप के जो परफॉर्मेंस है उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता है, यानी कि इंडिविजुअल स्टेटस की बात की जाती है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड टेस्ट है। इसमें जो स्टूडेंट है उसका बिहेवियर चेंज कैसे हो रहा है उसका ध्यान दिया जाता है। इसमें जो है कि जैसे हम एक इसका एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे अमित स्कोर्ड 95% मार्क्स इन मैथमेटिक्स, या फिर ये भी कह सकते हैं कि देवेंद्र इज़ 58 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड कैपेसिटी है उसकी, ये कह सकते हैं। तो इस तरीके से हम इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात करते हैं कि न कि जो है कि ग्रुप परफॉर्मेंस की। नॉर्म डिफरेंस इवैल्यूएशन क्या होता है दोस्तों, इसके ये जो है ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यूज किया जाता है और इसका जो है पर्सन का जो परफॉर्मेंस है वो ग्रुप पर डिपेंड होता है। यही डिफरेंसेस है क्राइटेरियन डिफरेंस में। इसका एग्जाम्पल हम ये ले सकते हैं कि जैसे कहें कि अमित स्टूड थर्ड इन मैथमेटिक्स टेस्ट, राजेश स्कोर 98%। इसका मतलब है कि 2% जो कैंडिडेट्स हैं वो राजेश से बेटर स्कोर ला रहे हैं। तो इस तरीके से क्राइटेरियन डिफरेंस इवैल्यूएशन और नॉन रिफरेंस इवैल्यूएशन की बात होती है। फिर फोर्थ नंबर पे आता है दोस्तों टेस्ट ऑफ बेसिस ऑफ पर्पस, यानी कि बेसिस ऑफ पर्पस जो है उद्देश्य के आधार पर हम 4 टाइप्स में बांट सकते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, प्रोफिशिएंसी टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करें दोस्तों तो ये एक रिमेडियल कोर्स के लिए चलाया जाता है, यानी कि जो भी निदान संबंधी कोर्सेज हैं जिसमें जो है कि डायग्नोसिस की ज़रूरत पड़ती है उसके लिए टेस्ट किया जाता है। फिर एप्टीट्यूड टेस्ट आता है। इसमें जो है स्पेशल कोर्स के लिए, यानी कि एक स्पेसिफिक वर्क के लिए एक सक्षम एबल पर्सन को सेलेक्ट करने की बात होती है। इसमें पूर्वानुमान कार्य किया जाता है। उसके बाद जो है जो संभावित प्रतिभा है उसकी विशेषता, संभावित जो जो टैलेंट है या प्रतिभा है उसकी पहचान इसमें की जाती है। इसके बाद अचीवमेंट टेस्ट आता है। एंड ऑफ कोर्स, यानी कि ये किसी भी कोर्स के समाप्ति पर ये समझाना जाता है कि स्टूडेंट की उपलब्धि क्या है, उसके लिए टेस्ट किया जाता है। प्रोफिशिएंसी टेस्ट, इसमें जो है कि एक स्टूडेंट में सामान्य क्षमता क्या है एक ड्यूरेशन टाइम में दिए गए वर्क में देखा जाता है, यानी कि एक काम दिया जाता है जिसमें एक ड्यूरेशन फिक्स कर दिया जाता है कि इतने में आपको ये काम करना है, उसमें उसकी एबिलिटी सामान्य क्षमता को जो है कि आकलन किया जाता है। इस तरीके से टेस्ट ऑफ जो है कि पर्पस के अकॉर्डिंग जो है हम इवैल्यूएशन को देख सकते हैं। फिर फिफ्थ नंबर पे आता है अकॉर्डिंग टू ग्रेड। इसमें जो है दोस्तों 2 टाइप्स के हैं, डायरेक्ट ग्रेड, इनडायरेक्ट ग्रेड। डायरेक्ट ग्रेड वह ग्रेड होता है जिसमें एक एग्जामिनर जो है चीज़ों को डायरेक्टली एक्सप्रेस करता है। इसमें जो असेसमेंट का मेथड है वो क्वालिटेटिव टर्म से किया जाता है, इसीलिए इसमें ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता का अभाव हो जाता है। इनडायरेक्ट ग्रेड जो होता है दोस्तों, इसमें जो है एक टीचर पहले स्टूडेंट को मार्क्स देता है, फिर उसको ट्रांसफ़र करता है
ग्रेड्स में इसमें जो है कि 2 टाइप्स लिए जाते हैं इवैल्यूएशन को। एक एब्सोल्यूट ग्रेडिंग की बात की जाती है और दूसरा जो है रिलेटिव ग्रेडिंग। एब्सोल्यूट ग्रेडिंग की बात करें तो इसमें असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट परफॉर्मेंस की बात की जाती है। जैसे किसी स्टूडेंट को हम कहें कि वो डिस्टिंक्शन पाया, यानी कि उसमें 75% एबव मार्क्स ले आया है, और या भी हम ये कह सकते हैं कि वो फर्स्ट डिवीजन है तो जिसमें 60% जो है लेस 75% कह सकते हैं। सेकेंड डिवीजन है तो 45% लेस 60% कह सकते हैं। थर्ड डिवीजन है तो 33% लेस 45% कह सकते हैं। अनसेटिस्फैक्ट्री है तो बिलो 33%। तो इस तरीके से 5 लेवल में हम कैटेगरी करके एब्सोल्यूट ग्रेडिंग को देखते हैं। फिर उसके बाद जो है रिलेटिव ग्रेडिंग, ये पब्लिक एग्जाम के लिए यूज किया जाता है। इसमें जो ग्रेड डिसाइड होता है दोस्तों वो जो है एक ग्रुप के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग किया जाता है। तो इस तरीके से हम जो है कि एक इवैल्यूएशन सिस्टम किस किस बेस पे किस तरीके से किया जा सकता है उसके टाइप्स के बारे में जाने हैं। इसके बाद दोस्तों हम जो है इस CBCS यानी कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, इसका फुल फॉर्म भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ये जो है कि इसका मेन मोटो दोस्तों यही है कि ये बुनियादी शिक्षा यानी कि बेसिक, इलेक्टिव और ओरिजिनल कोर्सेज की बात करता है। ये सभी स्टेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए सेम होता है। इसका कोर आइडिया जो है स्टूडेंट की आवश्यकता को देखकर, उसके नीड को देखकर किया गया है। दोस्तों इसमें जो है इसके फंक्शंस के बारे में बात करें तो सबसे पहले इसमें सेमेस्टर की बात होती है। सेमेस्टर जो यानी कि 6 मंथली जो एग्ज़ाम होते हैं, इसमें टीचिंग डेज़ की बात करें तो 90 डेज़ होता है, और टीचिंग वर्क की बात करें तो 15 से 18 वीक्स की बात की जाती है। ये जो है कि साइंस, आर्ट और कॉमर्स के लिए जो कोर्सेज होते हैं इसमें वो 3 ईयर्स का होता है, और इंजीनियरिंग के लिए जो है 4 ईयर्स का कोर्सेज दिया जाता है। फिर उसके बाद क्रेडिट सिस्टम होता है। क्रेडिट सिस्टम जब एक स्टूडेंट पास कर लेता है किसी कोर्स को तब दिया जाता है। फिर क्रेडिट ट्रांसफ़र, इसमें यह है कि कोई स्टूडेंट को स्टडी का बर्डन बियर नहीं कर पा रहा है तो उसे ये राइट है कि वो लेस क्रेडिट रिसीव करे और नेक्स्ट सेम में वो फ्री है इस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए। फिर उसके बाद जो है कम्प्रहेंसिव कंटिन्यूस इवैल्यूएशन, स्टूडेंट इसमें जो है कि एक स्टूडेंट को एबल बनाने के लिए, यानी कि एक स्टूडेंट इवैल्यूएशन कर सकता है स्कॉलरशिप से अकॉर्डिंग। जैसे कि हम कहते हैं कि टीचर जो है स्कॉलरशिप का इवैल्यूएशन करता है, लेकिन इसके थ्रू, इस चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के थ्रू जो है स्टूडेंट इवैल्यूएशन कर सकता है, और न कि केवल टीचर ही, कॉम्प्रिहेंसिव कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन में। फिर ग्रेडिंग की बात आती है। ग्रेडिंग 10 ग्रेड पॉइंट की बात करता है। इसमें सबसे पहले ओ है, ओ जो है बेस्ट के लिए होता है, इसमें 10 पॉइंट होता है। A+ है जो एक्सीलेंट के लिए है, जिसमें 9 पॉइंट है। फिर उसके बाद ए है जो वेरी गुड के लिए है, इसमें 8 पॉइंट है। फिर B+ है जिसमें जो है कि गुड के लिए है, इसमें 7 पॉइंट है। फिर बी है, ये एबव एवरेज है, इसमें 6 पॉइंट है। फिर सी है जो है कि ये एवरेज के लिए, इसमें 5 पॉइंट है। फिर पी है, ये पास के लिए, इसमें 4 पॉइंट है। फिर एफ है, ये फेल के लिए, इसमें 0 है। एक ए बी है लास्ट में जो कि एब्सेंट के लिए है, इसमें भी 0 ही ग्रेड दिए जाते हैं। तो इस तरीके से 10 ग्रेड पॉइंट का डिस्कस किए। दोस्तों ये CBCS जो है ये हमारे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है इसके थ्रू इसको फॉलो किया जा रहा है ना। 2015 से 16 ईयर के में हम देख सकते हैं, तब से ये फॉलो कर रहा है अपने यूनिवर्सिटी में। इसके बाद CBT आता है। CBT का भी फुल फॉर्म पूछता है दोस्तों, तो इसका फुल फॉर्म है कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग। ये जो है हमारा CBT जो है ये 2 टाइप्स का होता है। एक लीनियर टेस्ट होता है, दूसरा एडाप्टिव टेस्ट होता है। इसमें जो है लीनियर टेस्ट में कंप्यूटर सेलेक्ट करता है डिफरेंट क्वेश्चन फॉर इंडिविजुअल्स विदाउट कंसिडरिंग देयर परफॉर्मेंस लेवल, यानी कि उसके परफॉर्मेंस लेवल के को जाने बिना ही उसको क्वेश्चन स्टूडेंट को देता है। फिर दूसरा है कि अडाप्टिव टेस्ट की बात करें तो इसमें कंप्यूटर सेलेक्ट डिफरेंट क्वेश्चन फॉर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस लेवल, यानी जो कंप्यूटर सेलेक्ट करता है क्वेश्चन जो है वो अकॉर्डिंग टू टीचर के स्टूडेंट के परफॉर्मेंस लेवल पे। दोस्तों ये जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग होता है आजकल IBPS जो भी एग्ज़ाम होते हैं बैंकिंग के, NTA के थ्रू जो एग्ज़ाम कराए जाते हैं, जैसे UGC का, नीट का, GAT का और GMA का, तो ये सारे जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है
को अब CBT के थ्रू ही किया जा रहा है। तो इसके आइए हम इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं कि क्या क्या फ़ायदे हैं इसके थ्रू टेस्टिंग कराने से। पहला ये है कि ये मोर फ्रिक्वेंट टेस्टिंग देता है, यानी कि बहुत ही जल्दी जांच को फ्रिक्वेंसी से प्रदान करता है। फिर डाटा रिच रिजल्ट्स, इसमें डाटा जो परिणाम होते हैं बहुत ही अच्छे से मिल जाते हैं। इंक्रीजिंग कैंडिडेट रीच, यानी कि जो कैंडिडेट की पहुंच है उसको बढ़ा रहा है। स्ट्रीमलाइन लॉजिस्टिक, यानी कि एक सुव्यवस्थित जो है तर्क को प्रेजेंट करता है। टेस्ट रिपोर्ट एंड इवैल्यूएशन, जो भी रिपोर्ट्स बनते हैं, ये मूल्यांकन होता है, बहुत ही इजी वे में उसको प्रेजेंट करता है। इसमें टाइम भी बहुत कम लगता है दोस्तों, और प्रेशर जो दबाव होता है वो भी कम होता है, जो गलतियां होती हैं वो भी कम होते हैं। इस वजह से कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग आज के टाइम में हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपनाने की कोशिश की जा रही है एजुकेशन सेक्टर में। इसके पहले हम लोग करिकुलम के बारे में डिस्कस किए थे दोस्तों। करिकुलम और सिलेबस में बहुत ही कन्फ्यूजन होता है कि क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। करिकुलम जो है हमारा, ये हमारे जो एजुकेशन कमीशन है उसके द्वारा 1975 में NCF यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया गया था, जिसका उद्देश्य यही था कि एजुकेशन को मॉडर्न करना और स्टैंडर्ड बनाना। तो इसके थ्रू ही हम करिकुलम को समझते हैं। आइए हम इसके डिफरेंसेस को जानते हैं। तो सिलेबस को अगर हम देखें तो इसका जो स्कोप होता है बहुत ही शॉर्ट होता है, बहुत ही संक्षिप्त होता है। लेकिन करिकुलम का जो स्कोप है दोस्तों वो बहुत ही बड़े स्तर पे होता है, वाइडर होता है। इसका जो सिलेबस है उसका नेचर डिस्क्रिप्टिव यानी कि वर्णनात्मक प्रकृति का होता है, और करिकुलम जो है एक रेगुलर यानी कि पर्सपेक्टिव जो है नेचर का होता है। सिलेबस जो होता है वेरीज फ्रॉम टीचर टू टीचर, यानी कि एक टीचर से दूसरे टीचर में ये बदलता रहता है सिलेबस, यानी लेकिन करिकुलम जो है सभी टीचर के लिए एक ही समान होता है। सिलेबस जो है टीचर के थ्रू जो है कि बनाया जाता है, लेकिन करिकुलम केवल स्कूल, गवर्नमेंट और कॉलेज के थ्रू ही बनाया जा सकता है। फिर ड्यूरेशन की बात करते हैं तो सिलेबस का जो ड्यूरेशन होता है वो ओनली 1 ईयर के लिए होता है, लेकिन करिकुलम टिल द कंप्लीशन ऑफ कोर्स, यानी कि जब तक कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक के लिए करिकुलम होता है। इस तरीके से सिलेबस और करिकुलम के बारे में के डिफरेंसेस के बारे में हम समझे हैं। इस तरीके से दोस्तों आज हम लोग जो है कि इवैल्यूएशन सिस्टम के बारे में जाने हैं, जिसमें हम इसके क्या अर्थ होता है, इसका उद्देश्य क्या है, इसके महत्व क्या है, किस किस आधार पे हम इसको मेजर कर सकते हैं, इवैल्यूएशन कर सकते हैं, CBCS प्रणाली क्या है, CBT क्या है, इसके बारे में डिस्कशन किए हैं। अगर आप लोग को ये क्लास पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना दोस्तों मत भूलिएगा। इसी के साथ हमारा क्लास यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।